हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर। इससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज करेंगे और ये साइंस की क्लास है जो एमपीटेट शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 या वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्पेशली उनके लिए है। और बाकी जो सभी ऑल टेट हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया क्लास को पूरी देखिए और चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। क्या है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल प्रति कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल प्रति ग्राम, सी है किलो कैलोरी, डी है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस। तो गाइज इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम फास्ट क्लास करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 38 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे, तो क्लास को पूरी देखिएगा गाइज। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को उसके ताप परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है वस्तु के द्रव्यमान पर, बी वस्तु के ताप परिवर्तन पर, सी वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, डी वस्तु के आयतन पर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, जो वस्तु है उसके ताप परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस द्वारा 10 किलोग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस वाले 5 किलोग्राम पानी में मिलाया जाता है, मिश्रण का अंतिम ताप होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप जो है एक डेरिवेशन है, ठीक है, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस वाला जो हीट का आपका जो डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्फ के पिघलने पर उसका ताप कम हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है, वह ऊष्मा देता है, वह ऊष्मा लेता है, पर ताप स्थिर रहता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह ऊष्मा लेता है पर ताप स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में वाहनों के ट्यूब के अचानक फटने का कारण है। ट्यूब में भरी हवा का सिकुड़ जाना, वायुदाब का घट जाना, ट्यूब में भरी हवा का ऊष्मा पाकर फैलना या फिर ट्यूब में भरी हवा में ऑक्सीजन अधिक होना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूब में जो भरी हवा होती है वो ऊष्मा पाकर फैलने लगती है, इस कारण ट्यूब फट जाते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस में ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण है। ऑप्शन है गर्म जल में रखने पर तापमापी में पारे का ऊपर चढ़ना, धूप में रखे गुब्बारे का फूटना, एल्कोहल तापमापी से ताप ज्ञात करना, डी है लकड़ी के पहिए पर लोहे की हॉल चढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गर्मी में ठोस में ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण हो जाएगा लकड़ी के पहिए पर लोहे की हॉल चढ़ाना। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या सब में समान। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, सामान्यतः गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होगा ठोस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश ऊर्जा डैश विधि द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है संवहन, चालन, विकिरण, उक्त कोई नहीं। तो ये जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है ये विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमापी द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को संवहन कहते हैं। तीसरा है, हल्के रंगों के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। चौथा है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को संवहन कहते हैं, ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी हमारे तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरित होती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो गाइस ठोस में जो ऊष्मा स्थानांतरण होगी वो चालन द्वारा, ठीक है, यानी कि एक अणु से दूसरे अणु में ही ट्रांसफर होती है, उसे चालन कहते हैं। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, इसका ऊष्मा के किस प्रकार के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चालन में, संवहन में, चालन एवं संवहन दोनों में, विकिरण में। ठीक है, तो इसका जो है आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हमने देख लिए हैं, तो इसमें जो है ऊष्मा के किस प्रकार के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण में। ठीक है, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरे में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या करेगी? ऑप्शन है लोहे की गोली से जल को स्थानांतरित होगी, ना ही लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। जल में लोहे की गोली की ओर से स्थानांतरित होगी, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो देखिए जब 40 डिग्री सेल्सियस ताप के लोहे की किसी गोली को 40 डिग्री सेल्सियस के कटोरे के ताप में जल में डुबोया जाता है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस जल भरा एक कटोरे में, उसमें डुबोया जाता है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ना तो लोहे की गोली की ओर ट्रांसफर होगी और ना ही जल की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। देखिए लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी है वो कुचालक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए कॉपर की तली लगाई जाती है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, डिग्री, न्यूटन या किलोग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में होता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति और उसमें की गई ताप वृद्धि पर, या फिर वस्तु के द्रव्यमान, ताप वृद्धि और पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, ताप वृद्धि और पदार्थ की प्रकृति तीनों पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 89.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 48.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्वस्थ व्यक्ति का ताप होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही कथन है ऊष्मा ग्रहण करने से वस्तु का ताप घट जाता है। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। ताप ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तुओं की ओर होता है। 1 किलो कैलोरी में 1024 कैलोरी ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा प्रवाह सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तुओं की ओर होता है। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप होगा। परम शून्य ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 केल्विन, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो परम शून्य ताप जो होता है वो होता है माइनस 273 डिग्री 73.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में परम शून्य ताप होता है 273.15। अगला प्रश्न है तापमापी में किस वस्तु द्रव के किस अभिलक्षण या गुण का उपयोग होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। सॉरी गाइस, ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन, द्रव की गुप्त ऊष्मा, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, उक्त कोई नहीं। तो तापमान पी में किस वस्तु द्रव के अभिलक्षण या गुण का उपयोग होता है?
तो इसका जो है राइट आंसर होगा ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस द्रव का तापमापी में उपयोग किया जाता है? पारा का, पानी, अल्कोहल, 1 व 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 3, पारा और अल्कोहल। अगला प्रश्न है, एक मिनट, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान, ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुणा ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान बटे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर ऊष्माधारिता। तो जो संबंध है वो सही क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन, ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, नियतांक है, भौतिक राशि है, परिवर्तन गुणांक है या उक्त कोई नहीं है? तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है नियतांक। ठीक है, नियतांक। अगला प्रश्न है, पानी का बर्फ में बदलना प्रक्रम है, समतापीय, समआयतनिक, समदाबीय, उक्त कोई नहीं। ठीक है, तो पानी का बर्फ में बदलना प्रक्रम है समदाबीय। ठीक है, समदाबीय। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा होगी शून्य, अनंत, 80 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 540 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है विशिष्ट ऊष्मा पानी की अनंत होगी। अगला प्रश्न है, दो निकाय तापीय साम्यावस्था में है, उसके लिए समान राशि है ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ताप या संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाए, दो निकाय तापीय साम्यावस्था में है तो उनकी समान राशि क्या होगी? ताप। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मापन किया जाता है पदार्थ के ताप से, पदार्थ के अणुओं की गति से, पदार्थ के अणुओं के वेग से या फिर पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा से। ऊष्मा का मापन जो है पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा से किया जाता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री केल्विन पर केल्विन तापक्रम का सही मान होता है 0 केल्विन, 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.2 केल्विन। तो जो है 0 डिग्री केल्विन पर केल्विन तापक्रम होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण या अर्धचालन। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधि नहीं है वो है विकिरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण के किस तरीके में माध्यम के होने की आवश्यकता नहीं है? चालन, अर्धचालन, विकिरण या फिर संवहन। तो जो है ऊष्मा के किस तरीके के माध्यम के होने की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है विकिरण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोसों में प्रायः किस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? चालन या परिवहन या विकिरण या संवहन। तो ठोसों में चालन के माध्यम से ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा ताप से निम्न ताप की ओर बहने वाली धाराएं होती हैं, चालन, परिवहन, विकिरण या संवहन। तो जो ऊष्मा ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरण होती है ऊष्मा, वो होती है किसके माध्यम से? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहने वाली धाराएं होती हैं संवहन। ठीक है, संवहन के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन का माप है ऊष्मा, ताप, दाब या आयतन। तो जो गर्माहट और ठंडेपन का माप होता है वो होता है ताप से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो वस्तु तापीय साम्यावस्था में है तो इनमें समान है दाब, ताप, आयतन या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी का त्रिक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273.16 केल्विन या फिर 273.15 केल्विन। तो जो पानी का त्रिक बिंदु होता है 273.16 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में मिलती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या त्रिक बिंदु। तो ये हो जाएगा त्रिक बिंदु, तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में मिलती हैं वो त्रिक बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, ताप 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट,
98.6 डिग्री, या फिर इसमें हम फ़ारेनहाइट लिखना, हाँ इसमें फ़ारेनहाइट ही आ जाएगा, एफ लिख लेना, और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल के स्थिर उच्चतम स्थिर बिंदु व निम्नतम स्थिर बिंदु के मध्य फ़ारेनहाइट में अंतराल होता है। ऑप्शन है 100, 212, 180 या 80। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने में समान रहता है? -40, +40, -34 या +34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट दोनों में समान रहता है, वो है -40। ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। इतने ही प्रश्न आज हम कराएंगे, और ये हमारा टॉपिक जहाँ तक है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल अगले टॉपिक के साथ क्लास कराएंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह से आपकी तैयारी हमेशा चलती रहे, और आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो हम आपको यहाँ पे ज़रूर जानकारी दे देंगे इस बारे में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।